केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज पढ़नी होती है? काइनेटिक। kinetic theory of forces. ये हमें क्या बताती है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ Particles move in random direction. इन्फिनिट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। देयर देयर सेपरेशन इज, जो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल होती है वो मच स्मॉलर इज ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द, एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्योंकि हमें पता है ना साइज ऑफ द एटम एंगस्ट्रॉम में होता है, 10 टू द पावर ऑफ -10 की पावर में होता है। तो जो सेपरेशन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर। आई फॉरगॉट टू ऐड दैट। इन फाइनाइट वॉल्यूम इनफिनिट नंबर ऑफ जो है एटम्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दे डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर until दे, Heat is applied. हाँ नहीं 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 नहीं, until दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। प्रेशर अप्लाई करने से ही होगा या हीट। देखो पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव कर रहे हैं ना। ठीक है। वी नो दैट कि सॉलिड में उनका मोशन क्या होता है? हम्म। वाइब्रेटरी होता है। लिक्विड एंड गैस वाइब्रेटरी। में उनका हमारे पास क्या होता है? रैंडम मूवमेंट होता है। तो रैंडम। अब वो ये सब इसमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि इफ टू पार्टिकल्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन ईच अदर अनटिल अनलेस दे कोलाइड विद ईच अदर। देखो वो रैंडम कॉन्टैक्ट मोशन में तो होता है, है। वो रैंडम मोशन में तो है। एट सर्टेन पॉइंट, एट सम टाइम वो आपस में आके क्या करेंगे? कोलाइड भी करेंगे। सो कलर। ओनली ड्यूरिंग कोलाइजन जो है क्या होगा? फोर्स अप्लाई फोर्स होगी। अप्लाई होगी दूसरी अदरवाइज तरफ। दे डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है। ईच अदर सही है। मतलब एट अ हाँ डिस्टेंस जी। फ्रॉम ईच अदर दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फोर्स ऑन ईच अदर। फिर प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला गैस के केस में आता था, तो प्रेशर का हम लोग वो फॉर्मूला तो क्या वॉल्यूम करते कम हो जाएगा ना। वॉल्यूम जी? कम कर प्रेशर का देगा और फॉर्मूला हम फिर लोगों ने क्या लाइक पढ़ा ज्यादा था पास पास थर्मल आ के जाएगा। अंदर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स टू ओवर बाई एरिया। थ्री एन ओवर वी नहीं। इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओके। विच इज 1/2 mv स्क्वायर। आप लोगों ने इनकी डेरिवेशन नहीं की हुई, ना ही हमें जरूरत है इसकी डेरिवेशन की, तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए। तो पीवी, पी इज इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से पीवी किसकी इक्वल आ जाएगा? 2/3 इंटू एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होती है इसका मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू है उसकी। ठीक है। अब यहाँ से पीवी, अब हमने अकॉर्डिंग टू गैस लॉज हमने एक और इक्वेशन भी की हुई है विच इज पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आर हमारे पास क्या होता है? जनरल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.3। और ये जो हमारे पास एन होता है, ये किसकी इक्वल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर नंबर ऑफ एवोगाड्रो मोल्स। नंबर के। तो यहाँ से पी वी किसकी, अच्छा ऊपर जो हमने पीवी लिखा है ना, पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका इस वाले पीवी से कोई लेना देना नहीं है। उसको कंपेयर आपस में नहीं वो हम बाद में मतलब व्हेन नेसेसरी तब हम इसको कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे क्या लिख दिया? जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर इनटू आर एज इट इज आ जाएगा। और ओवर टी एन। टेम्परेचर है हमारे पास। अब ये गैस कांस्टेंट भी फिक्स नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर भी फिक्स टीवी। नंबर है। तो आर ओवर एन ए को हम किसकी को लिख देते हैं? के को, विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 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 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 -23। तो 90। ये पीवी किसकी को आ जाएगा? एन, कैपिटल एन इंटू के इंटू टी। अब एन हम इन के। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे।
जहां से हमारे पास P आ जाएगा एन के टी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। एन एन से कैंसिल आउट हो गया। एन एन कट टू जाएगा। बाई थ्री इंटू के थ्री। इज इक्वल टू टी इंटू काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और यहाँ से हम कहेंगे कि 2, 3 और के तीनों कांस्टेंट है, तो विच मीन्स के टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हैंस प्रूव थ्रू काइनेट वो गैस लॉज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इस सेक्शन को जो था वो डिस्क्लोज किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म स्टेट फंक्शन की भी पढ़ी थी। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? सच प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम of the system that is independent of the path followed. That is, the pressure V P1 and V1 is changed to P2 and V2. It does not matter through which process I have changed the pressure and volume to P2 and V2. All I need is the change in the value. Such functions are known as, तो इसमें हमारे पास प्रेशर आ जाता है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, इसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर? हाँ जी। मीरा, सर ये लास्ट पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दें, बाकी समझ आ गया। स्टेट फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं, सच फंक्शंस जिनकी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है irrespective of the path followed. For example, as I told you, I have pressure P1 and V1. By any process, I have changes to P2, V2. What is important for me is the change in value, not the process through which these values are changed. ऐसे functions को क्या नाम दिया जाता है? स्टेट फंक्शंस का नाम दिया जाता है। दे आर इंडिपेंडेंट। वो आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा था ना, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड एएस के अंदर, ये वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ऐसे फंक्शंस ऑफ द ऐसे स्टेट फंक्शंस उनको कहते हैं, ऐसी वो जिनकी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसको किस प्रोसेस से चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मैंने प्रेशर मैं यहाँ से यहाँ गया एंड यहाँ से यहाँ गया, या फिर मैं यहाँ से इधर और इधर से इधर गया, या मैं डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट तक रीच किया P2 के लिए। ठीक है। अब वेदर आई हैव टेकन दिस पाथ और आई हैव टेकन दिस पाथ, और थर्ड पाथ मेरे पास कौन सा है? स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है। तीनों से मैं रीच कहां पे हो रहा हूं? P2 के ऊपर। ठीक है। इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या थी? P1। तो इस तरह के प्रोसेसेस जो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ फॉलोड से, उनको क्या नाम दिया जाता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस। फिर हम लोगों ने वर्क डन की यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क डन किसकी इक्वल होता है? FD। हम लोगों ने थर्मल में पढ़ा कि वर्क डन होता है P डेल्टा V के इक्वल। तो हम कैसे इस यहाँ पे पहुंचे थे? हमने कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रेशर इनटू एरिया के। तो वो F की जगह पे क्या पुट कर दिया? PA और D। और फिर हमने कहा एक्सल एरिया और D किसके इक्वल होता है? V के इक्वल होता है। तो ये P डेल्टा V के आ गया हमारे पास। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर दूसरे क्वेश्चन के टेबल में आया हुआ होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम है, अगर सिस्टम में हमने हीट दी है और वर्क आउट लिया है, हीट इन एंड वर्क आउट, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। और अगर वर्क इन एंड हीट आउट होता है मेरे पास, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? नेगेटिव का नाम दिया। ओके। हाँ फिर जी। हमारे सारे पास आई गेस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आते थे ना? इससे पहले भी एक टॉपिक आता है ना। आई डोंट हैव द बुक ओपन ना, तो मैं तो अपने सिर्फ वो मेंटल उसके अकॉर्डिंगली देख रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है कि व्हेनेवर अ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, इट इज कन्वर्टेड इनटू द
इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क ठीक है, सिस्टम। डेल्टा यू किसको नाम दिया जाता है? इंटरनल एनर्जी का। और हीट अप्लाइड। डब्ल्यू नहीं, इज द डेल्टा वर्क यू तो डन। हीट अप्लाइड नहीं होगी। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी होती है, क्यू जो है वो हमारे पास हीट होती है। अच्छा, क्यू हीट whenever a अप्लाइड heat होती है। whenever a heat is given to a system, it is utilized in doing the work and increasing the internal ऑन द energy सिस्टम। of the system. What was the topic that you were saying there was in between as well? मैंने बुक नहीं खोली, मैं खोल के आपको बता देती हूँ देख के। क्या होता था थर्मल इक्विलिब्रियम? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम टेम्परेचर उनके बीच में लाइक हाँ, when there is ट्रांसफर no ना difference हो of एनर्जी temperature, की। हाँ, लाइक there is नो no energy transfer नो due to the similar temperature is known as thermal equilibrium. Temperatures के हमारे पास कौन से होते हैं? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और केल्विन टेम्परेचर होता है हमारे पास। एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या होता है? How do you define absolute zero? a temperature at which a system has minimum internal energy. And what is that temperature? To minus 273.15 Degree C or Kelvin? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केल्विन तो 0 केल्विन हो गया। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? किसकी? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है? हीट कैपेसिटी होती है एनर्जी गिवन टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? Q over एनर्जी delta T एनर्जी रिक्वायर्ड into टू M. raise Definition. the temperature of a substance. So heat capacity Energy जो required per unit mass of substance to specific heat capacity is equals to heat capacity over mass होता है हमारे पास। जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा हीट कैपेसिटी होगा उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू हीट अप और कूल इट डाउन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ सीएन एंड वेपराइजेशन दोनों energy का E is required equals to ml ही फॉर्मूला होता है। मीरा ml. how do we define latent heat of CNN यस and सर, vaporization? मुझे आवाज ही नहीं आई। I'm asking what do we mean by latent heat of vaporization? सर, हीट रिक्वायर्ड टू, क्या उसे कहते हैं, जब वो वेपर्स बनते हैं उसको उतनी एनर्जी दी जाती है। मैं डेफिनेशन मुझे याद नहीं है। संध्या सब back to you. एक Energy वेपराइजेशन होती है, एक required सीएन to होती change है। the substance into vapor. हम्म, It's going to change substance into vapor without changing the temperature. यस। एक में हमने मेल्टिंग पॉइंट का टर्म यूज करना होता है सीएन में, और वेपराइजेशन में क्या यूज करना होता है? बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज करना होता है। The energy required to change a solid into a liquid at its boiling point is known at its melting point is latent heat of फ्यूजन। और वेपराइजेशन कौन सी होती है? फ्यूजन, कि जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट लिक्विड करते टू हैं गैस। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा, जितना लेस टेम्परेचर होगा उतना लेस कन्वेंशन होगा हमारे पास। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लोग ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए हुए हैं। V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2 इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ये एक अच्छा रिलेशनशिप है, यहाँ से समझ लो। क्या हमें पता है? हमने अभी भी क्वेश्चन की पीवी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से 2/3 और n हमारे पास पीवी किसके इक्वल आ रहा है? प्रोपोर्शनल आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के।
तो पीवी भी ये आपस में क्या होता है, इट ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी P1 V1 = P2 V2 तो हम लोगों ने एज अ बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है, और ये हमने कहा था कि दिस टू हैपन वी टू एट फिक्स टेम्परेचर। फिर हमारे पास एक और लॉ आता है जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से V1 = T1, तो यहाँ से T1 V1/T1 = V2/T2 आ जाता है हमारे पास। P2/T2 तो बाकी ये इक्वेशंस वहीं से ही है कि पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टी। तो कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, पी वी ओवर टी के। तो यहाँ से P1V1/T1 = P2V2/T2 का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। T2 फिर हमारे पास PV = NRT, PV = NKT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हम लोग कर चुके हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रेशर की जो इक्वेशन थी ना, पी प्रेशर 2/3 n, ये डेरिवेशन यहाँ पे की हुई है। इफ यू गाइस वांट टू सी दैट, आप यहाँ से देख सकते हो इस बुक में से। इट्स अ गुड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे। बाकी थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कर चुके हैं। हीट एंड वर्कआउट को डिस्कस कर लिया है। W = P ΔV हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली है। एनीथिंग एल्स इन योर माइंड कि हम लोगों को ये पॉइंट रहता है? नहीं। हमारी एक्चुअल